स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज हम लोग इंटरव्यू पर कुछ हल्के फुल्के चर्चा करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा पर। जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा का पहला वीडियो मेरे द्वारा दिया जा चुका है, जो सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक कि 14th जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाता है। उसके अलावा मुख्य परीक्षा के जो भी सीरीज चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आंसर राइटिंग के लिए भी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा बहुत जल्द ही, है ना। आंसर राइटिंग भी सबसे कोर में होता है, आपको पता है ना। सारे चीज़ एक तरफ, आंसर राइटिंग एक तरफ वाली स्थिति होती है। आंसर राइटिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपका सिविल सेवा क्लियर ना हो जाए। वो गलती कभी नहीं आप लोग करेंगे। वही आधार है, वही आपका आप में और दूसरों में डिफरेंस क्रिएट करने का आधार वही है। आज जैसा कि दैनिक जागरण में न्यूज आया है कि रिजल्ट की प्रक्रियाएं आयोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जेपीएससी के द्वारा, कि जितनी भी रिजल्ट पेंडिंग है यथाशीघ्र सारे रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। और इसमें आपका सिविल सेवा भी है, सीडीपीओ भी है। कॉपी की जहाँ तक बात है तो कॉपी तो निश्चित रूप से चेक हो चुकी होगी, इसमें तो किसी को आशंका नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट में कुछ मुद्दे लगता है फंसे हुए हैं, जिसके कारण जारी नहीं हो पा रहा है। और आयोग में इतनी भी तो पारदर्शिता नहीं है जिससे खास करके जो आपका जेपीएससी है, जिससे आपको यह जानकारी मिल सके कि क्या कारण है, नहीं कारण है। तो ये तो आयोग को ही देना है, कब अचानक से वो रिजल्ट दे देता है उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन जागरण में जब न्यूज आया है तो एक भरोसा उत्पन्न हुआ है कि रिजल्ट शायद जल्द आने वाला है। और जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू को तो 1-2 घंटा हर दिन दीजिए जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है। और नेगेटिव रहने से तो कुछ मिलेगा नहीं कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा इस सब से बच करके चलिए। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इन लोग काफ़ी हड़बड़ी में रहता है ना। जिस तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए आपको समय नहीं दिया गया, लेकिन इंटरव्यू के लिए 9 महीना समय दे दिया गया है ना। अब आते हैं 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स पर। 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 1 के कुछ पहलू पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पेपर 1 में बहुत सारे आपके खंड हैं, सेक्शंस हैं। देखिए, अगर आप सिविल सेवा के संदर्भ में कहा जाता है, अगर आप उसके सिलेबस को समझ गए तो आधी जंग आप जीत लेते हैं, है ना। आधी जंग आप ऑलरेडी जीत लेते हैं। इसलिए पहले सिलेबस पर हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, फिर पार्टिकुलरली हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, कैसे तैयारी किया जाता है ना, सिविल सेवा का। इस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखिए, खास करके जो फ्रेशर्स हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कहाँ शुरू किया जाए, एनसीईआरटी पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। वो सारे कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे पेपर 1 को देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ओनली इंडिया ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ और पहलू हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, कुछ और पहलू हैं, उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तीसरा सेक्शन है। चौथा सेक्शन आपका आता है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चौथा सेक्शन आपका आता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5वां सेक्शन आता है ना। इसके बाद झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से, क्लियर। और ये जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चरल एंड हेरिटेज। ज़्यादा टेंशन इसका नहीं लेना है, जो पेपर 2 में पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत इसको यहाँ पर फिनिश करा दिया जाता है। इसको भी ध्यान रखा जाता है नोट्स देने के दौरान। आप भी स्टडी करते हैं घर में भी, तो जो व्यापकता आपकी है पेपर 2 में, जितने व्यापक तरीके से ऑलरेडी स्टडी कर लिया जाता है, तो शायद कुछ बचता नहीं है कि इसका कोई टेंशन विशेष लिया जाए। लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि पेपर 1 में भी आएगा, इतना काफ़ी होगा। 10 क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स 20 मार्क्स आएंगे। इसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल
करेंट इवेंट्स, इसके कितने हैं 15 मार्क्स इसके आएंगे। और इसके बाद जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपके 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ओनली इंडिया, इसमें 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन के बदले आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसके मिलेंगे आपको 20 मार्क्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 30 मार्क्स क्योंकि 15 क्वेश्चन हैं। झारखंड स्पेसिफिक के 20 मार्क्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के 30 मार्क्स मायने रखते हैं। और मिसलेनियस वाला जो है वो 30 मार्क्स हो गया। क्लियर। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो 3 पार्ट है, एंशियंट इंडिया है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था ना बीपीएससी वगैरह में या जेपीएससी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक हिस्ट्री लिख दिया जाता था और मैक्सिमम क्वेश्चन मान करके चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मॉडर्न हिस्ट्री ने तीनों से आपका 5-5 क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया है। 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन मेडाइवल से, 5 क्वेश्चन मॉडर्न से, यानी कि तीनों में से आप किसी एक को ऐसा नहीं है कि महत्वहीन बना सकते हैं, तीनों को स्टडी करना होगा, अन्यथा 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स नुकसान उठा बैठेंगे। फिर बचेगा क्या इस पेपर में? फिर कुछ नहीं बचेगा। एंशिएंट इंडिया से लेकर के अगर मॉडर्न हिस्ट्री तक देखा जाए तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या नहीं भी उत्पत्ति हुई थी तो ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट निश्चित रूप से उपलब्ध था, है ना। हर सब्जेक्ट उपलब्ध था, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर ही सारे सब्जेक्ट का अस्तित्व आपका बचा हुआ था। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं पूरे ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, पृथ्वी की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के वातावरण की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के अंदर की स्टडी करते हैं, सौरमंडल की स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद लंबे समय तक पृथ्वी मानव विहीन रहा, जीव विहीन रहा। लंबे समय के बाद जीवों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद मानव की उत्पत्ति होती है। और मानव की जैसे ही उत्पत्ति हो जाती है वह सिविलाइज्ड होने लगता है धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आता है कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई, मानव के बारे में अध्ययन करना जरूरी हो गया। तो जब से मानव की उत्पत्ति होती है तब से आपका इतिहास विषय की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद समय के साथ आप देखते हैं कि जैसे जैसे मानव डेवलप हुआ, पहले शिकार पर डिपेंड करता था, आपको पता है। उसके बाद कंदमूल वगैरह खाता था, गुफाओं में रहता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता गया, वे सिविलाइज्ड होते गए। बहुत सारे धातुओं का प्रयोग उन्होंने सीखा, व्यापार वाणिज्य डेवलप हुए। जब आपका अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग क्षेत्रों के साथ उनके संपर्क स्थापित हुए तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई। एक साथ जब वो रहने लगे, है ना, एक साथ रहने लगे तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी कुछ राजनीतिक व्यवस्था बनाई तो आपका राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई, है ना। उसी तरीके से साइंटिफिक पहलू भी सामने आए, है ना। उन्होंने जानने का प्रयास किया, जो ज्योतिष के रूप में पहले आया वो फिर आपका चेंज हुआ साइंस के रूप में। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आकाश में जो तारे, चंद्रमा वगैरह दिखते हैं वो क्या हैं, है ना। या फिर अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने नए नए आविष्कार, प्राइमरी लेवल के इन्वेंशंस को उन्होंने किया। डिस्कवर तो नहीं कहा जाएगा, वो आपका जो चीज़, पुराना चीज़ जो मिलता है ना उसको खोज कहा जाता है, डिस्कवर कहा जाता है। लेकिन जो यानी कि वो ऑलरेडी उपलब्ध था उसको डिस्कवर कहा जाता है।
जैसे हम लोगों ने चंद्रमा पर जा कर के डिस्कवर किया, वो तो ऑलरेडी उपलब्ध था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं उपलब्ध था, उस संदर्भ में जब हम लोग खोज करते हैं उसे इन्वेंशन या आविष्कार कहा जाता है। तो मानव ने नए नए आविष्कार किए तो साइंस का आपका प्रयोग हुआ, लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए साइंस का आपका उपयोग हुआ। प्रकृति को उन्होंने देखा कि काफ़ी शक्तिशाली है ना। अचानक से तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इस टाइप का हुआ। उनको समझ में नहीं आता था सब क्यों होता है, क्या होता है, उसका विश्लेषण उस समय भी नहीं उपलब्ध था। और आज भी बहुत सारे मामलों की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उपलब्ध नहीं हैं। इससे मानव को क्या प्रतीत हुआ कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसा शक्ति है जो इन सारे चीज़ों का संचालन करता है। इससे धर्म की उत्पत्ति हुई। लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए नाच गान, मेले, इटीसी या फिर साहित्य वगैरह, जब लेखन कला वगैरह डेवलप हुआ, इससे संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से मानव के बहुत सारे पहलू आपके उत्पन्न होने लगे। उन सारे पहलुओं को इतिहास में समेट दिया गया, बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट बने। लेकिन इतिहास में आज भी जब आप पढ़ते हैं, चाहे पाषाण काल पढ़िए, चाहे अब ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, नवपाषाण काल, हमेशा हम लोग उनके आर्थिक पहलू को भी, सामाजिक पहलू को भी जरूर पढ़ते हैं, है ना। तो जब इतिहास की तैयारी की बात होती है तो मानव की उत्पत्ति से लेकर के, है ना, मानव की उत्पत्ति से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक पूरा फिनिश आपका होना चाहिए जेपीएससी के इतिहास के लिए, और एक क्रोनो में समाप्त होना चाहिए। एक दूसरे से कुछ न कुछ तो रिलेशन है, उसको पकड़ना होगा आपको, है ना। उस रिलेशनशिप को पकड़ना होगा। जैसे आप उस रिलेशनशिप को पकड़ लेंगे, इतिहास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जब प्रारंभिक परीक्षा की बात आती है तो सिंपल सी बात है कि आप फैक्चुअली भी मजबूत रहें और कंसेप्चुअली भी मजबूत रहें। केवल फैक्ट्स करके जाएंगे, 10,000 क्वेश्चन इतिहास का रट करके चले गए, वहाँ पर आपका बेड़ा पार नहीं होगा। कंसेप्ट भी होना चाहिए। आजकल के प्रश्नों के नेचर, जो सिविल सेवा के प्रश्नों के नेचर हैं, उसमें तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। इस चीज़ को समझने का आपको प्रयास करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग मानव की उत्पत्ति के बारे में हल्का फुल्का पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ लिया जाता है सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्सेस पढ़ लेने से वो क्या होता है ना, जिस तरीके से संविधान का उद्देशिका है, प्रियम्बल है, जिसमें पूरा आपका संविधान कुछ न कुछ छुपा हुआ है, उसी तरीके से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं। उसको याद करने में थोड़ा मेहनत लगता है, और जिनको लगता है कि नहीं इसको लास्ट में पढ़ें तो वह स्ट्रेटजी भी रख सकते हैं। आप इधर पहले पढ़ लीजिए पाषाण काल से लेकर के उत्तर गुप्त काल तक, उसके बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़िए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन पहले भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो बाद में बैकअप देगा। तो दोनों स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह रहेगी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद पाषाण काल आपका आता है, पाषाण काल को जरूर पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को जरूर पढ़ना है ना। और उसके बाद वैदिक काल आते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्लियर। अब जैसे ही आप पाषाण काल को पढ़ते हैं तो पाषाण काल में 3 टाइप के, जो आपके 3 अलग अलग काल हैं, उनके अलग अलग साइट्स और वहाँ पर से क्या क्या नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं, या पहले के जो साक्ष्य मिले हैं, प्रमुख स्थल झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा स्पेशल केयर कीजिएगा, उससे आपको जेपीएससी में ज़्यादा सरलता फील होगी। शुरू में तो पत्थर का प्रयोग मानव ने किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ धातुओं को भी खोज हुई। सबसे पहला जो धातु मानव के द्वारा खोजा गया था वो तांबा था, इसलिए जब तांबे का भी प्रयोग मानव ने करना शुरू किया और पत्थर का प्रयोग तो जारी रहा, तो इसे कहा गया ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। क्लियर। इसको कहा गया चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल। उसके बाद अलग अलग धातुओं को इन्होंने मिला जुला करके
सीखा तो कांसा वगैरह निर्माण हुआ, सिंधु घाटी में कांसा का प्रयोग हुआ। लेकिन यह कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि पत्थर का प्रयोग जो था रुक गया था, कभी नहीं रुका। जो आपका मानव की उत्पत्ति के साथ पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसका महत्व कभी नहीं खत्म होगा, है ना। तो धातु युग के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, सिविलाइज्ड सभ्यता के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चालकोलिथिक एज में बहुत कन्फ्यूजन होता है ताम्रपाषाण काल में। इसमें बस एक लाइन याद रखिएगा, सिंधु घाटी से पहले भी ताम्रपाषाण था, सिंधु घाटी के साथ भी ताम्रपाषाण था और सिंधु घाटी के बाद भी ताम्रपाषाण था। उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में भी ताम्रपाषाण था, है ना। ऋग वैदिक काल तक कहीं ना कहीं आपका ताम्रपाषाण काल रहा। उनके स्थलों को पूरी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ना सारा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बुद्ध काल आता है जिसमें 16 महाजनपद होते हैं। उसके बाद चूँकि जनपद जो छोटे छोटे जनपद थे ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, उन्हीं में से कुछ ने एक दूसरे को जीत लिया। इसके अलावा कोई बहुत शक्तिशाली था, कोई बहुत विशाल था। आर्थिक संसाधन बढ़ रहे थे, क्योंकि 1050 ईस्वी पूर्व में अंतरंजी खेड़ा में पहली बार लोहे का आपका खोज होता है। लोहे की खोज होने के कारण जंगलों की कटाई संभव हुई। उस समय जंगल एक बहुत बड़ा समस्या था, जहाँ उपजाऊ भूमि था वहाँ पर जंगल हो गए थे। जंगलों की कटाई संभव हुई, कृषि संभव हुआ, जो पशु बलि वगैरह बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में। अब कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाने लगा बलि प्रथा का। ऋषि धगतमस जो हुए पहले आपका समाज सुधारक माने जाते हैं, जिन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद उपनिषद जैसे दार्शनिक ग्रंथ आए, जिनमें सीधा सा कहा गया कि हम लोग अहिंसा को स्वीकार करते हैं, हिंसा को नहीं। उसी के आधार पर बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्मों पंथ और धर्म का विकास हुआ, जिसमें अहिंसा आपके उसमें मूल में थे। तो ही जो छोटे छोटे जनपद थे उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ी कृषि होने के कारण, लोहे के विकास के कारण, तो महाजनपद में बदल गए। 16 महाजनपदों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उन 16 महाजनपदों में फिर से आपसी लड़ाइयाँ हुई। मगध और उज्जैन जैसे आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपद थे, जिससे नंद साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। नंद साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। एक चीज़ याद रखिएगा हिस्ट्री में कि एक बार विशाल साम्राज्य बनता है ना, जैसे मौर्य और नंद साम्राज्य। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जैसे लेटर मौर्यन पीरियड, है ना, जिसमें कुषाण लोग थे, सातवाहन लोग थे, अभीर लोग थे, कदम्ब, गंग, बहुत सारे आपके छोटे बड़े थे। उसके बाद आपका गुप्त काल आता है, ठीक है। उत्तर मौर्य काल के बाद गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल आता है, जिसमें हर्षवर्धन को पढ़ना है, पल्लव को पढ़ना है, चालुक्य को पढ़ना है। 750-800 ईस्वी तक हम लोग एंशिएंट में स्टडी कर लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि साउथ इंडिया का स्टडी, है ना, वो बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पर मैंने साउथ इंडिया का स्पेशली अभी मैं प्रारंभिक परीक्षा में स्टडी करा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्पेशली स्टडी करा रहा हूँ, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जब साउथ इंडिया से प्रश्न आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से प्रश्न आते हैं और कई बार हिमालयन स्टेट से प्रश्न आते हैं, तो बहुत डर लगने लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए उस समस्या का इस बार मैं पेपर 1 में समाधान कर रहा हूँ, है ना। तो जिनको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो आप सीधे जुड़ जाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको भरोसा है कि आप कर सकते हैं। तो YouTube के माध्यम से तो मैं रेगुलर गाइडेंस देता ही रहूँगा। तो एक क्रोनो हुआ, ये आज स्पेशली इतना ही बात करना है इस क्रोनो को। लेकिन इसमें किस किस पॉइंट पर विशेष ध्यान दें। कंसेप्ट का जो कड़ी है वो टूटना नहीं चाहिए। जब से मानव की उत्पत्ति हुई से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक, और देश के बाउंड्री से हमको बाहर नहीं जाना है इतिहास के स्टडी में। जब से पाषाण काल से लेकर के मानव की उत्पत्ति से लेकर के, है ना, होमो सैपियंस के बारे में हल्के फुल्के पढ़ लेंगे। 15 अगस्त 1947 तक एक क्रम
विथ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस दौरान किस फैक्ट्स को याद किया जाए, किस फैक्ट्स को छोड़ा जाए, यह समझ आपकी होनी चाहिए। क्लियर। एनसीईआरटी अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो शुरू में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 to 12 का हिस्ट्री का। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हैं और अगर यहाँ से भी जुड़ जाते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ने की उससे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारे नोट्स में इंक्लूड हैं, है ना। लेकिन जो एकदम फ्रेशर हैं तो एनसीईआरटी लेकिन फास्ट पढ़ना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले गए हैं तो वहाँ दिक्कत आपको आएगी एग्ज़ाम हॉल में। क्लियर। और इसके अगले पार्ट पर हम लोग बहुत जल्द ही बात करेंगे। उसमें हम लोग कुछ और सेक्शन पर चर्चा करेंगे इतिहास के। इतिहास का ही अभी चलेगा। इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरीके से आपको स्टडी करनी है उस पर हम लोग अगले वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। आज इतिहास पूरे सिलेबस का पेपर 1 का हम लोगों ने देखा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स वहाँ पर हैं, और इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के अलग अलग पहलुओं पर, चैप्टर्स पर हम लोगों ने चर्चा की जहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ कंसेप्चुअली फैक्चुअली दोनों मजबूत रहना है, लेकिन आपको यह समझ होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिविल सेवा के दृष्टिकोण से, कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि इतिहास तो आपका उसमें लाखों फैक्ट्स होते हैं तो सारा तो याद करना संभव नहीं है। एक चीज़ और हमने जाना कि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयन स्टेट्स से रिलेटेड चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, वहाँ की अन्य जो जानकारियाँ हैं, है ना, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, उस संदर्भ में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत